हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपके साथ एलिमेंट्स ऑफ क्राइम डिस्कस किए थे। तो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स में मैंने आपको बताया कि क्राइम के चार एलिमेंट होते हैं: ह्यूमन बीइंग, एक्टस रियस, मेंस रिया और इंजरी। आज के लेक्चर में हम मेंस रिया पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेंस रिया पे अलग से एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, एकेडमिक एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी। तो और वो फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए हम मेंस रिया पे अलग से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो ये पहले देखते हैं मेंस रिया पे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन साइड किए हुए हैं। आप देखेंगे कि सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, यूपी जुडिशरी में आप देखेंगे, अदर स्टेट जुडिशरी में भी देखेंगे, एचजेएस में भी देखेंगे, और रिसेंटली यूपीजे में 2016 में आप देखेंगे कि मेंस रिया पे अलग से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे यूपी जुडिशरी में 2016 में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंस रिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस रिया एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन इंडियन पेनल कोड, जिसकी जगह पे अब हमारे पास भारतीय न्याय संहिता आ गई। यूपीजे में 2012 में भी पूछा गया है कि मेंस रिया के कुछ अगर एक्सेप्शंस हैं तो आप बताइए। तो एक फुल क्वेश्चन बनता है मेंस रिया पे, उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंस रिया की मीनिंग डिस्कस करें तो हम जब पिछले लेक्चर में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे हमने मेंस रिया की मीनिंग डिस्कस की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेंस रिया वर्ड जो है वो दो लैटिन टर्म्स मेंस और रिया से मिल करके बनता है। मेंस का मतलब होता है मेंटल एलिमेंट, मतलब मानसिक तत्व, और रिया मीन्स होता है फॉरबिडन बाय लॉ। तो मेंसिया का क्या मतलब हुआ? मेंसिया की वर्ब मतलब वर्डली मीनिंग हो जाएगी ए मेंटल कंडीशन, ए मेंटल कंडीशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो मेंसिया क्या बात करता है? मेंसिया इट कनोट्स द मेंटल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट इन्वॉल्व इन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। तो केवल एक्टिस रियस ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। फॉरबिडन एक्ट अगर एक कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड के साथ किया गया होगा तभी वो अपराध होता है। तो ये जो कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड है, यही क्या है? यही मेंसिया कहलाती है। इसी को आप सामान्य शब्दों में गिल्टी माइंड या इविल इंटेंशन कह सकते हैं। जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया हम यूज करते हैं, ये लॉर्ड एडवर्ड कोक की एक बुक है, मोरल थियोलॉजी। लॉर्ड एडवर्ड कोक ने मोरल थियोलॉजी में एक फ्रेज दिया हुआ है कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम मिस मेंस सिट रिया, जिसका मतलब होता है कि द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी ऑफ ए क्राइम अनलेस हिज इंटेंशन इज आल्सो गिल्टी। केवल कार्य मात्र ही व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका आशय भी आपराधिक ना हो। तो मेंसिया जो है वो आपराधिक मन स्थिति को इंगित करता है, आपराधिक मन स्थिति को इंगित करता है मेंसिया। कुछ लैंडमार्क केसेस हम देखेंगे जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसिया पे है। इसमें है आर वर्सेस प्रिंस का केस। इस आर वर्सेस प्रिंस के केस में जो कल्पिट था, मतलब जो एक्यूज्ड है, इसका नाम था हेनरी प्रिंस। हेनरी प्रिंस को वहां पे इंग्लैंड का द पर्सन्स एक्ट था, जिसके सेक्शन 55 में कन्विक्ट किया गया था। इसके ऊपर एक्यूजेशन था। ये जो सेक्शन 55 था, ये किडनैपिंग से रिलेटेड ऑफेंस क्रिएट करता था। तो ये कहता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को, उसके किसी भी बच्चे को, और अगर वो लड़की है और अनमैरिड गर्ल है, तो अगर उसके फादर की कंसेंट के बिना कहीं कोई ले जाता है तो वो अपराधी माना जाएगा। तो प्रोविजन कहता था, whosoever shall take any unmarried girl being under the age of 16 out of possession of her father, वो गिल्टी होगा किडनैपिंग के लिए। यहाँ पे जो प्रिंस था उसने क्या किया, वो एक 16 इयर्स की लड़की थी जिसको लेकर के फरार हो गया था। ही इलोप्ड विद
ए गर्ल हु वाज अंडर 16 इयर्स ऑफ एज। यहाँ पे प्रिंस का कहना ये था कि उस लड़की ने उसको अपनी एज बताई थी कि वो जो भी एज बताई थी उसके अकॉर्डिंग वो अबव 16 इयर्स थी। अबव 16 इयर्स उसने अपनी एज बताई थी, लेकिन एक्चुअली क्या थी, वो 16 इयर्स से कम की एज थी। तो एक्यूज ने प्लीड ली कि दैट ही डिड नॉट नो द एज ऑफ अनमैरिड गर्ल सो द मेंस रिया डज नॉट अप्लाई टू। उसने कहा उसको एज नहीं पता थी, इसलिए वो ऑफेंस का दोषी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा कि स्टेट्यूट ये कहता है कि अगर 16 इयर्स से एज कम है, आप जानते हैं कि नहीं जानते ये रिलेवेंट नहीं। रिलेवेंट क्या है कि उसकी एज अगर 16 ईयर से कम है और बिना पिता की सहमति के उसको ले जाया गया तो वो एक अपराध माना जाएगा। और यहाँ पे जो जिस गर्ल को लेकर के गया वो 16 ईयर से कम की एज की लड़की थी, इसलिए उसको किडनैपिंग के लिए दोषी ठहराया गया। दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं आर वर्सेस टाल्सन का। तो आर वर्सेस टाल्सन के केस में क्या था कि एक मिस्टर टाल्सन थे और एक मिसेस टाल्सन थी। तो मिस्टर टाल्सन जो हैं वो अपनी पत्नी को छोड़कर के 13 दिसंबर 1881 में गायब हो गए। मतलब इस डेट से उनका कोई पता नहीं था। मिस्टर टाल्सन डिसर्टेड हर वाइफ ऑन 13 दिसंबर 1881, वो छोड़कर चले गए। उसके बाद ये जो मिसेस टाल्सन थी, इस मामले में जो भी एक्यूज थी, उन्होंने और उनके पिता ने टाल्सन की जहां जहां पे वो खोज कर सकते थे उन्होंने खोज की, बहुत कुछ उनके बारे में पता किया। और इवन ना तो मिसेस टाल्सन को कुछ पता था ना मिसेस टाल्सन की फैमिली वालों को। इवन मिस्टर टाल्सन के जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मिस्टर टाल्सन कहाँ हैं, वो जीवित हैं या मृत हैं। तो मिसेस टाल्सन ने मान लिया, मिसेस टाल्सन को ये लगा कि ये मिस्टर टाल्सन की मृत्यु हो चुकी है और इन्होंने जनवरी 1887 में सेकेंड मैरिज कर ली। क्यों? क्योंकि ये मान चुकी थी कि उनके पति की मृत्यु हो गई है और वो विडो हो गई हैं, इसलिए उन्होंने सेकेंड मैरिज कर ली। अब दिसंबर 1887 में मिस्टर टाल्सन आ गए और मिस्टर टाल्सन चले गए थे अमेरिका। ये मिसेस टाल्सन को नहीं पता था, उनके घर में से किसी को नहीं पता था, मिस्टर टाल्सन के घर वालों में भी किसी को नहीं पता था। और जब मिस्टर टाल्सन लौट के आए 6 साल बाद, 1881 के गायब हुए, 1887 में प्रकट हुए, तो पर्याप्त इनकी खोजबीन करने के बाद मतलब 5-6 सालों तक 81 से लेकर के 1887 तक मिसेस टाल्सन ने इनकी खोजबीन की, ये नहीं पता लगा इनका, तो इन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। अब इन्होंने मिसेस टाल्सन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया बाइगैमी के लिए कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली और बाइगैमी एक ऑफेंस है, इनको बाइगैमी के लिए लाइबल ठहराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब आता है एक्ट ऑफ 1861 फोर्स में आता है। ये कहता है द पीरियड ऑफ डिजर्शन मस्ट बी 7 इयर्स। ये जो एक्ट था, जो इसमें एक्ट इन्वॉल्व था, वो था पर्सन्स एक्ट 1861, जिसका कि सेक्शन 57 इन्वॉल्व था, जो कि बाइगैमी को पनिश करता है। तो बाइगैमी को पनिश करने वाला ये जो एक्ट था, इसका सेक्शन 57 ये कहता था कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कंटिन्यूअसली 7 इयर्स के लिए डिजर्ट कर दिया है, तब वो बाइगैमी के लिए लायबल नहीं होगी, वो सेकंड मैरिज कर सकती है। लेकिन अगर बिफोर 7 इयर्स वो शादी कर लेती है तब वो बाइगैमी के लिए लायबल होगी। तो यहाँ कोर्ट ने ये कहा कि अगर डिजर्शन का मामला होता और मिस्टर टाल्सन के बारे में पता होता तब तो डिजर्शन मानती मिसेस टाल्सन और उनको 7 इयर्स तक वेट करना था। लेकिन यहाँ पे उनके पार्ट पे कोर्ट ने माना कि यहाँ पे बोनाफाइड बिलीफ था। बोनाफाइड बिलीफ किस बात का था कि मिस्टर टाल्सन की डेथ हो गई है और मिसेस टाल्सन ने अपने को विधवा समझते हुए मिस्टर टाल्सन की डेथ हो गई है, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो कोर्ट ने ये माना कि इनके लेवल पे एक ऑनेस्ट बिलीफ था कि 5-6 साल से किसी को नहीं पता था, इनके लेवल पे एक ऑनेस्ट बिलीफ था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए इनके पास मेंटल कल्पेबल स्टेट ऑफ माइंड नहीं थी, इनका मेंस रिया नहीं था, इनको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। फिर आता है केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का केस आता है। इसमें क्या था,
इसमें ये था कि द क्यूज जो मिस्टर एम एच जॉर्ज थे, इन्होंने ज्यूरिख से मनीला तक की यात्रा की एक स्विस प्लेन के साथ। अब जब ज्यूरिख से मनीला की यात्रा पे थे, तो यहाँ पे बॉम्बे में जब इन्होंने लैंड किया तो बॉम्बे में इनके पास 34 किलोग्राम ऑफ गोल्ड पाया गया। इनके पास 34 किलो गोल्ड था। अब इनको इस बात के लिए प्रोसिक्यूट किया गया कि जब आप इतना गोल्ड लेके चल रहे हैं तो आप डिस्क्लोज करेंगे इसको, नहीं तो आप इसके लिए लाइबल होंगे, मतलब कि आप इसका मतलब क्या है, गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो 1948 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन था, जिसमें कि ये था कि बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के इतनी क्वांटिटी में कोई भी व्यक्ति सोना लेकर के भारत नहीं आ सकता है। इनको गिल्टी डिक्लेयर किया गया, जो भी प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे। फिर ये बॉम्बे हाई कोर्ट गए, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि इनको उस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए इनका मेंसरिया नहीं था और इनको एक्विट कर दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो नोटिफिकेशन इशू की गई थी उसके कंट्रावेंशन में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। और गिल्टी किस बात के लिए डिक्लेयर किया? गिल्टी इस बात के लिए डिक्लेयर किया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। नो एक्सक्यूज क्यों है? कि इनका ये आर्गुमेंट था कि हमको ये नहीं पता था कि 34 किलोग्राम सोना हम बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के लेके नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि इनको नोटिफिकेशन की नॉलेज नहीं थी और इसलिए इनको कन्विक्ट कर दिया गया कि ये डिफेंस हो ही नहीं सकता है कि आपको लॉ नहीं पता था। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस डिस्कस किए, जिनमें से कि एक आर वर्सेस प्रिंस का केस डिस्कस किया, जिसमें कि इसको गिल्टी डिक्लेयर किया गया था। तो जब आर वर्सेस प्रिंस में गिल्टी डिक्लेयर किया गया तो वहां पे कोर्ट की एक रीजनिंग ये भी थी कि कुछ एक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें कि इवन विदाउट मेंसरिया पनिश किया जा सकता है, जैसे जिसको उन्होंने 2 बातों में डिवाइड किया, मैला इन से, मैला इन से, या इसको मैलम भी कहीं कहीं लिखते हैं, मैलम इन से और मैलम इन प्रोहिबिटम। मैलम इन prohibitum. Malum in se means the acts which are wrong in themselves, जो अपने आप में ही अपराध है, मतलब जो नैतिक दृष्टि से भी गलत है, जो समाज का सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल स्टैंडर्ड है, जो हमारी रेशनलिटी है उसके हिसाब से भी गलत है, और साथ ही साथ जो कि लॉ भी इनको पनिश करता है। मैलम इन प्रोहिबिटम को कहा कि जिनको की जो सामान्य रीजनिंग है उसके हिसाब से जो ऑफेंस नहीं है, लेकिन वो ऑफेंस इसलिए है कि क्योंकि उनको स्टैट्यूट प्रोहिबिट करता है। तो आर वर्सेस प्रिंस के केस में ये कहा गया कि किसी भी लड़की को, अनमैरिड गर्ल को, उसके पिता की मर्जी, उसके पिता की बिना परमिशन के ले जाना, ये अपने आप एक मैलम इन से है, मतलब ये अपने आप में आपराधिक कृत्य है और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी ऑफेंस भी है। तो यहाँ पे हम मेंसरिया को अप्लाई नहीं करेंगे। तो भले ही उसको ये नहीं पता था कि वो लड़की 16 साल से कम की है, फिर भी उसको दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो असरटेन करे कि उसकी एज क्या है, और वास्तव में अगर एज 16 साल से कम है तो वो गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा। ये जो हमने आर वर्सेस टाल्सन वाला पढ़ा, आर वर्सेस टाल्सन में क्या था, यहाँ पे लॉ से रिलेटेड उसको उसकी फाल्ट नहीं थी, उसको भी ये पता था कि 7 ईयर्स से पहले शादी नहीं की जा सकती, लेकिन जब वो इतने दिन से नहीं मिले, इवन उनके घर वालों को भी नहीं पता था, तो उनके लेवल पे एक ऑनेस्ट बिलीफ था कि उनकी डेथ हो चुकी है। और डेथ के केस में ये जो 7 ईयर्स ऑब्जर्व करना था, ये डिजर्शन के केस में ऑब्जर्व करना था, डेथ के केस में 7 ईयर्स पीरियड था नहीं, इसलिए आर वर्सेस टाल्सन में जो मिसेस टाल्सन थी उनको लाभ मिल गया। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज में क्या था, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज के केस में यहाँ पे जो इनका डिफेंस था, वो डिफेंस ये था कि इनको पता नहीं था कि इतनी क्वांटिटी में गोल्ड लेके आना इंडिया में प्रोहिबिटेड है, इसलिए इनको कन्विक्ट कर दिया गया। अब हम
आते हैं एक्सेप्शंस की बात करते हैं। मेंस रिया की डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शन को। तो मेंस रिया की जो डॉक्ट्रिन है वो एक एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन नहीं है, मतलब एक जनरल सा प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं कि किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्टस रियस होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग और इंजरी होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें बिना मेंस रिया के भी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। तो अगर भारत में बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पहले आईपीसी हुआ करती थी और प्रेजेंट डेट में उसकी जगह पे बीएनएस आ गई है। तो बीएनएस में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें कि बिना मेंसरिया के भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। जैसे वेजिंग वार सेक्शन 147 में, बीएनएस के सेक्शन 147, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वार वेज करता है, युद्ध छेड़ता है, तो उसको केवल युद्ध छेड़ने मात्र के लिए पनिश किया जाएगा। उसका इंटेंशन क्या था ये रिलेवेंट नहीं। इसी तरीके से किडनैपिंग है। किडनैपिंग के केस में क्या है, किडनैपिंग के केस में ये बिना मेंसरिया के ही पनिशेबल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जिसकी एज 18 साल से कम है, पहले 16 और 18 थी आईपीसी में, जब बीएनएस आ गया तो वहां पे चाहे बॉय हो चाहे गर्ल दोनों के लिए 18 ईयर्स हो गया है। तो अगर किसी बच्चे की एज 18 वर्ष से कम है और कोई व्यक्ति उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना उसको गार्जियन की कस्टडी से बाहर ले जाता है, तो भले ही उसका कितना ही अच्छा इंटेंशन क्यों ना हो, चाहे वो बच्चे को घुमाने के लिए ही ले जा रहा हो, चाहे वो उसको चॉकलेट खिलाने के लिए ही ले जा रहा हो, फिर भी वो किडनैपिंग का दोषी होगा। इसी तरीके से एब्डक्शन के भी साथ है कि अगर किसी व्यक्ति को फोर्सफुली या डिसेप्शन प्रैक्टिस करके कहीं ले जाया जाता है, कहीं से ले जाया जाता है, तो ये अपराध होगा भले ही कोई एविल इंटेंशन ना हो। इसी तरह से काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स है सेक्शन 178। तो अगर 178 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कॉइन्स को काउंटर फीट करता है तो वो लाइबल होगा, भले ही उसका कोई इरादा काउंटर फीटिंग ऑफ कॉइन्स के माध्यम से कोई अनुचित लाभ कमाने का ना हो। मतलब यहाँ पे मेंसरिया प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, केवल एक्टस रियस के आधार पर दोषी डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा आते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस का क्या है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस वही ऑफेंसेस हैं जो कि केवल एक्टस रियस के ग्राउंड पे पनिशेबल हैं, जिनके लिए मेंसरिया एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंसरिया है तो भी, नहीं है तो भी पनिश किया जाएगा। मतलब यहाँ पे केवल एक्टस रियस प्रूफ करने की जरूरत होती है, मेंसरिया प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। मेंसरिया एलिमेंट नहीं है तो उस पर डिस्कशन ही नहीं होता। इसी तरीके से कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। बीएनएस में क्या है, ये कुछ सेक्शंस हैं जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे एक्ट ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब व्हेन द एक्ट इज पनिशेबल इवन विदाउट मेंसरिया। तो इसमें बात करें जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है या आर्म्स एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है जो इनको पनिशेबल बनाता है, वो एक्ट है। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस हैं जहां पे बिना मेंसरिया के भी किसी व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है। इसी तरीके से ब्राइबिंग है, स्मगलिंग है, फूड एडल्ट्रेशन है, ये सब भी ऑफेंसेस हैं इवन विदाउट मेंसरिया। इसी तरीके से पब्लिक न्यूसेंस है, ये भी मेंसरिया का एक एक्सेप्शन है। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा भले ही उसका कोई एविल इंटेंशन ना हो। नेक्स्ट है, तो अगर कोई व्यक्ति लॉ को वायलेट करता है भले ही उसका इरादा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर लॉ को इग्नोर करता है, लॉ की मिस्टेक करता है, तो उसको पनिश किया ही जाएगा। जैसे अभी हमने एक केस देखा था एमएच जॉर्ज का केस, एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस देखा था, ठीक। और इसी तरीके से कुछ पेटी ऑफेंसेस हैं, ठीक, जिनमें नॉर्मल फाइन इंपोज की जाती है, उनको भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस बना दिया जाता है। जैसे कि पार्किंग वगैरह से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जहां पे नेसेसिटी के ग्राउंड पे उनको पनिशेबल बना दिया गया है भले ही कोई एविल इंटेंशन ना हो।